नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है देश की बात का। खबरों का रुख करने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर आज से नामांकन। इनमें तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल। लोकसभा चुनाव के बीच भूटान जाएंगे पीएम मोदी। कल भूटान के लिए रवाना होंगे पीएम। पड़ोसी पहले नीति पर जोर देने के अनुरूप का लक्ष्य। ईडी के सभी समन को केजरीवाल की हाईकोर्ट में चुनौती। सुनवाई आज। जांच एजेंसी ने दिल्ली सीएम को पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया। टैक्स असेसमेंट केस में कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली हाईकोर्ट ने 210 करोड़ के जुर्माने पर रोक की याचिका खारिज की थी। यूपी के लिए बीजेपी की त्रिस्तरीय लिस्ट तैयार। प्रत्याशियों के नामों का भी कभी भी हो सकता है ऐलान। पीलीभीत से वरुण और कैसरगंज से बृजभूषण सिंह पर सस्पेंस बरकरार। यूपी में 2 बच्चों के हत्यारे को पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर। दूसरे हत्यारे की तलाश जारी। सलून चलाने वाले ने घर में घुसकर बच्चों को उतारा मौत के घाट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब हम बात करेंगे चुनावी शंखनाद नामांकन से आज की। तो आज लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का नामांकन शुरू हो रहा है। यूपी के 8 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज से नामांकन होगा। प्रथम चरण में निर्वाचन के लिए 19 अप्रैल को मतदान। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से 3 बजे के मध्य होगी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में नामांकन किया जाएगा। नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में आज से नामांकन। 8 लोकसभा सीटों में 7 सामान्य, 1 सीट एससी आरक्षित। पहले चरण के नामांकन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च को। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। 30 मार्च को नामांकन वापसी की तारीख। प्रथम चरण के 8 लोकसभा क्षेत्रों में 1.43 करोड़ मतदाता, 76.23 लाख पुरुष है, 67.14 लाख महिला है और 824 थर्ड जेंडर। कुल 7,693 मतदान केंद्र और 14,842 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव में व्यय की अधिकतम सीमा जो है 95 लाख निर्धारित की गई है। आरओ कार्यालय में 5 लोगों की प्रवेश की अनुमति दी गई है। आरओ कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में 3 वाहनों को अनुमति दी गई है। लखनऊ में पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। यूपी में 8 लोकसभा सीटों पर कल से नामांकन। प्रथम चरण में निर्वाचन के लिए 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच होगी। कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर सीट पर नामांकन आज। नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में आज नामांकन किया जाएगा। लोकसभा प्रत्याशी नामांकन करेंगे। पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 27 मार्च को। नामांकन पत्रों की जांच के लिए 28 मार्च की तिथि नियत की गई है। प्रथम चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों में 1.43 लाख मतदाता, 76 कुल 7,693 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। मतदान केंद्र 14,842 मतदेय स्थल बने हैं। चुनाव में व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख निर्धारित की गई है। हमारे साथ संवाददाता राहुल शर्मा पीलीभीत से जुड़ चुके हैं। राहुल, आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। आज 11 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में नामांकन पत्र भरे जाएंगे और चुनावी माहौल पूरी तरह से दिखाई देने लगा है प्रदेश में। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ माहौल बन रहा है चुनाव को लेकर के? जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत लोकसभा के लिए प्रशासन की पूर्ण तैयारी पीलीभीत में दिखाई दे रही है।
पीलीभीत में जगह जगह बैरिकेडिंग भी कराई गई है, जगह जगह पुलिस फोर्स भी तैनात है। आज से 18,20,739 लोग पीलीभीत में मतदान करेंगे। 1924 मतदान स्थल केंद्र भी पीलीभीत में बनाए गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया 27 मार्च तक चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका। $67.23 लाख पुरुष, 67.14 लाख महिलाएं मतदाता हैं। कुल 7,693 मतदान केंद्र और 14,842 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव में व्यय की अधिकतम सीमा चुनाव आयोग की तरफ से 95 लाख निर्धारित की गई है। आरओ कार्यालय में 5 लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। कार्यालय के 100 मीटर में 3 वाहनों को अनुमति दी गई है। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का नामांकन आज से शुरू। यूपी के 8 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज से नामांकन किया जाएगा। प्रथम चरण में निर्वाचन के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से 3 बजे के मध्य होगी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर शामिल हैं। नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत सीट भी शामिल है। नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू की जाएगी। 8 लोकसभा सीटों में 7 सामान्य सीट हैं और 80 सीट भी शामिल है। पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 27 मार्च को निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच के लिए 28 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है। वहीं 30 मार्च को नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि भी निर्धारित की गई है। 76.23 लाख पुरुष वोटर और 67 लाख महिला मतदाता हैं। आपको बता दें कि कुल 7,693 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 14,842 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव में व्यय की अधिकतम सीमा चुनाव आयोग की तरफ से 95 लाख निर्धारित की गई है। आरओ कार्यालय में 5 लोगों की ही प्रवेश की जो अनुमति है वो दी गई है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता शिवा शर्मा राजधानी लखनऊ से। शिवा, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी और क्या कुछ माहौल बन रहा है राजधानी में चुनाव को लेकर? देखिए सोनम, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का, क्योंकि आज से नामांकन शुरू है। 20 तारीख से लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रत्याशियों का नामांकन है वो आज से शुरू हो जाएगा और 27 मार्च तक चलेगा। उसकी अगली तिथि को नामांकन जो पत्र दाखिल होंगे सांसद प्रतिनिधियों के, उनकी जांच होगी और उसके दूसरे दिन बाद ठीक उनके नाम वापसी की, अगर किसी प्रत्याशी को नहीं लड़ना है तो नाम वापसी की भी एक घोषणा की गई है। पश्चिमी की उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके की सीटें हैं, जिसमें नगीना है, बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, ये तमाम जो 8 सीटें हैं उस पे नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है लोकसभा सीटों के लिए वो बेहद दिलचस्प इसलिए होगा क्योंकि जाट की और किसानों की जो नाराजगी थी वो हमेशा से लगातार बीजेपी के लिए एक बहुत ज़्यादा मुद्दा बनी हुई थी और उसमें जो गठबंधन का जो सबसे बड़ा खेमा था वो उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। तो तमाम जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, वो तमाम जो लगातार है वो कोशिश यही कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जो वोटर्स हैं उनको रिझाने का प्रयास करें। तो अब आज के समय में और आज के बाद से जो भी नामांकन दाखिल होंगे सांसद प्रतिनिधियों के अंदर अलग अलग जिलों में, उनको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि नामांकन के बाद जो जुलूस की प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग के जो एक प्रक्रिया होती है उसके बाद वो रैलियां कर सकेंगे। अब चूंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी रैली का अनाउंस नहीं हुआ है, अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि वो आने वाले समय में अनाउंस करेंगे और साथ ही साथ इसके साथ प्रशासन की जो नज़र है वो उसके लिए
बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आचार संहिता लागू है। ऐसे में कोई भी प्रत्याशी अगर नामांकन करने आएगा तो ज़्यादा जुलूस लेके ना आए, ज़्यादा भीड़ लेकर के ना आए, जो गाड़ियाँ होंगी वो सीमित गाड़ियाँ होंगी। तो तमाम तरीके की जो प्रक्रिया है वो इस आचार संहिता में लागू हो गई है, और जो नामांकन करने जो भी प्रत्याशी आएगा उसको खास तौर से इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और जब वो नामांकन दाखिल करेगा तो किसी भी तरीके की चूक ना हो कि जो इलेक्शन कमीशन है या जो जिला अधिकारी में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में तैनात होता है उनका नामांकन कैंसिल कर दे। तो चुनाव आयोग की तरफ से जो भी रूल्स फॉलो करने हैं वो प्रत्याशियों को उनके जो लोकसभा के जो प्रत्याशी है उनके तमाम जो बिल्कुल शिवा, जिस तरह से अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो जहां से जिन 8 सीटों के लिए आज नामांकन प्रक्रिया होगी वहां पर अगर हम बात करें तो आरएलडी के शामिल होने के बाद भाजपा खेमा जो है, एनडीए खेमा है, वो काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। और चुनाव को लेकर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस बार रुख एनडीए की तरफ दिखाई दे रहा है। क्या ऐसी स्थिति बन पा रही है? देखिए, बिल्कुल यही बात है कि जो जाट है और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इस लोकसभा चुनाव में। ऐसे में उनको साथ में रखना, उनको रिझाना और वहाँ के वोटर्स को रिझाना और उनके समर्थन में वोट करना, ये एक सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है। लेकिन नामांकन के बाद से जब चुनावी रैलियाँ शुरू होंगी तो तमाम लोगों के घर जो सांसद प्रतिनिधि है, जो प्रत्याशी हैं, वो जाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे। तो ज़रूर बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा से ये रहा है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो वोट बैंक है उसको भाजपा किस तरीके से समेटती है, उसको किसे इकट्ठा करती है, लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराने का जो दावा कर रही है उसको कैसे पूरा करती है। तो जो जाट है और जो किसान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो बहुत ज़्यादा अहम है अब इस बार के वोटिंग के लिए। और जो 8 जिलों के जो प्रत्याशी आज से नामांकन दाखिल करेंगे वो ज़रूर इस बात का ख्याल रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके का जो किसान है, जो जाट है, उनको साथ में रखना है, उनको रिझाना है। शिवा, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि आरएलडी के शामिल होने से जो एनडीए है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं जीत सकती है। और अगर देखा जाए तो तस्वीरें निकलकर सामने आई कि जब से आरएलडी बीजेपी में शामिल हुई उसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है काफी मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए आरएलडी का बहुत महत्व है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जो तमाम जो किसान हैं, जो जाट हैं, वो उनकी तरफ हमेशा से रहते हैं। ऐसे में बीजेपी को उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है कि जब बीजेपी अगर आरएलडी के साथ होकर के चलेगी, उनको वोट बैंक एक उनका तैयार होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। इसलिए थोड़ी सी जो आज से अगर 3 महीने 4 महीने पहले की बात कर ले तो एक ये ज़रूर असमंजस सा बना हुआ था कि आरएलडी किसकी तरफ जाएगी। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी की तरफ आई तो उसके बाद ये ज़रूर तय हो गया कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो वोट बैंक है वो बीजेपी के खाते में आ सकता है। तो अब थोड़ी बीजेपी के लिए राह आसान हो जाएगी और जो किसान हैं, जो नाराज लंबे समय से चल रहे थे, उनको मनाने का जो काम है वो आरएलडी के जरिए अब किया जाएगा। तो एक आरएलडी एक बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में वोट बैंक है और खासकर से पश्चिमी इलाके का। तो अब जरूर बीजेपी को उसका फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन आरएलडी के जो नेता हैं, जो तमाम जो प्रत्याशी हैं सांसद प्रतिनिधि के रूप में, उनको कोशिशें जरूर करनी होगी कि वो भाजपा के खेमे में वोट करें, लेकिन साथ ही साथ आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, किसी भी तरीके का जो रुझान है वो उल्टा ना पड़ जाए। तो ये इस आचार संहिता के अंदर ये भी प्रत्याशियों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा और खास करके बीजेपी को भी कि जब वो रैलियां शुरू करेंगे तो किसी भी तरीके का जो आचार संहिता का उल्लंघन है वो चुनावी रैलियों में ना हो। जी बिल्कुल शिवा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए दोनों ही तरफ से, चाहे बीजेपी हो या अन्य विपक्षी पार्टी हो, जद्दोजहद जारी है। आपको बता दें कि लखनऊ में आज से बीजेपी 2019 में हारी हुई सीटों पर प्लान बना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवा जुड़ने के लिए। जीतने के लिए बूथ से तैयारी कर रही बीजेपी, हारी हुई सीटों पर रेड जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का आज नामांकन किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच की जाएगी। नामांकन की प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज से 20 मार्च से 27 मार्च तक नामांकन भरे जाएंगे। आरओ कार्यालय में 5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। नामांकन स्थल पर पुलिस व फोर्स को तैनात किया गया।
नामांकन स्थल पर पुलिस व फोर्स को तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री को तैनात किया गया है। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच होगी। नामांकन की प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। आज से 20 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। नामांकन की प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी पूरी कर ली। 20 मार्च से 27 मार्च के बीच ये नामांकन प्रक्रिया की जाएगी। आरओ कार्यालय में 5 लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। नामांकन स्थल पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। मुजफ्फरनगर में आज से नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच की जाएगी। नामांकन की प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी की हैं। 20 मार्च से 27 मार्च तक नामांकन किया जाएगा। नामांकन की प्रशासन ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुजफ्फरनगर में आज सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच नामांकन पत्र भरे जाएंगे। आपको बता दें कि नामांकन स्थल पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बिहार की बैठक, आज बैठक में हो सकता है सीटों का ऐलान। आपको बता दें कि एनडीए में सीटों का बंटवारा 18 मार्च को हो गया था। आज शाम तक सीटों का ऐलान होने की आशंका है। राज्यसभा सांसद मनोज झा व संजय यादव शामिल होंगे इस बैठक में। आज दिल्ली में तमाम दलों के नेता बैठक में शामिल होंगे। एनडीए में सीटों का बंटवारा 18 मार्च को किया गया था। आज शाम तक सीटों का ऐलान होने की आशंका। राज्यसभा सांसद मनोज झा व संजय यादव इस बैठक में शामिल होंगे। आज दिल्ली में तमाम दलों के नेता बैठक में शामिल होंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए प्रवेश शर्मा दिल्ली से। प्रवेश, आज इंडिया गठबंधन की बैठक है और उसको लेकर के तैयारियां क्या कुछ हो रही हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बिहार में लगभग 40 सीटें हैं जिसको लेकर आज इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। विशेष रूप से वहां की सीटों का बंटवारा होना है। बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में जो है चर्चा होनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस 8 से 10 सीटें वहां पर चाहती है, लेकिन जो विशेष रूप से मैं बता दूं जो आरजेडी है वो चाहता है कि उनको केवल 7 से या 8 सीटें देने की बात सामने आ रही है। लेकिन आज इसी फार्मूले को लेकर, इसी रजामंदी को लेकर चर्चा होनी है। तमाम दल मौजूद होंगे। नवनिर्वाचित जो है राज्यसभा सांसद झा शामिल होंगे, इसके अलावा संजीव यादव होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक में पूर्णतः जो आज शाम तक कयास ये लगा जा रहे हैं, चर्चा होने के बाद, सीटों का फार्मूला निकलने के बाद आज देर शाम तक जो उनका घोषणा भी कर दी जाएगी। प्रवेश, अगर देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत ही कम सीटें बिहार से मिली थी और इस बार फिर से कांग्रेस सीटों का जो बंटवारा है वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हमें मिले। तो क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है वहां की? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो है लीड कर रही है इंडिया गठबंधन को, और शुरुआत से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनको लीड कर रहे हैं। जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो चाहते हैं कि कांग्रेस का वर्चस्व हमेशा बना रहे। जहां भी सीटों का फार्मूला तय होता है उसमें वो चाहते हैं कि कांग्रेस जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें ले, ताकि कांग्रेस समक्ष हो ये कहने के लिए कि कांग्रेस अभी भी पूरी तरीके से बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे बात करें अन्य कई राज्यों, वहां पर लड़ने में सक्षम है। लेकिन यही वजह है कि जब क्षेत्रीय राज्यों की बात करते हैं, चुनावों की बात करते हैं, तो वो अलग अलग स्थिति में होते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जातिवाद पर होता है, बिहार में भी जातिवाद है। एक समुदाय को लेकर लगातार देखा जाता है कि उसी के अनुसार जो है वोटिंग या सीट शेयरिंग की जाएगी। और यही वजह है कि जब
आज इन पर पूरी तरीके से चर्चा हो जाएगी, तो उसके बाद इन सीटों के बंटवारों का खुलासा होगा और कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, उसका बिगल बन चुका है, उसको लेकर उम्मीदवार भी तैयारी शुरू कर देंगे। प्रवेश, जिस तरह से कल का दिन देखा गया तो बिहार में काफी उथल पुथल रही राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो पशुपति पारस जो है वो एनडीए से नाराज दिखे और काफी उथल पुथल देखने को मिली। तो क्या इसका फायदा कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उठाएगी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब एनडीए ने अपने सीटों का फार्मूला का शेयरिंग किया तो उसमें 16 सीटें बीजेपी को मिली और जेडीयू को विशेष रूप से मैं बता दूं केवल 15 सीटें दी और 5 सीटें जो है वो पासवान ले गए, चिराग पासवान ले गए। लेकिन चाचा जो थे उनके पशुपति पारस वो नाराज थे। उन्होंने तुरंत ही अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए जो है कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और वो चाहते थे कि उनको भी इस फार्मूले में शामिल किया जाए, उनको भी सीट दी जाए, लेकिन उनको ये जगह ना मिलने की वजह से वो अच्छे खासे नाराज थे और यही वजह थी कि उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने पार्टी जरूर बना रखी है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का जो है हिस्सा बन सकते हैं। जल्द ही जल्द वो किसी न किसी दल में शामिल हो सकते हैं, वो किसी के साथ अपने आप को अटैच कर सकते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के सीट फार्मूले को लेकर कहीं ना कहीं अधिक ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। जी, इंडिया गठबंधन की आज बैठक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक है। बिहार में सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। आज शाम तक बिहार में सीटों का ऐलान हो सकता है। राज्यसभा सांसद मनोज झा व संजय यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर राजनीतिक दलों की जातीय रैलियों का मामला है। हाईकोर्ट ने दोबारा नोटिस भेजने का आदेश दिया है। भाजपा, कांग्रेस, सपा व बसपा पार्टी को मिलेगी ये नोटिस। कोर्ट ने जाति आधारित रैलियों पर लगा रखी है अंतरिम रोक। आपको बता दें कि 11 जुलाई 2013 के आदेश से लगा रखी है अंतरिम रोक। चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने का दिया मौका। 10 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। 10 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने जाति आधारित रैलियों पर अंतरिम रोक लगा रखी है। कोर्ट ने जाति आधारित रैलियों पर रोक लगाई है। 11 जुलाई 2013 के आदेश में लगा रखी है अंतरिम रोक। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में जुड़ी खबर है। आपको बता दें कि 18 मामलों में एक साथ हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। आज सुबह 11:30 से मामले पर सुनवाई की जाएगी। सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। शाही ईदगाह कमेटी के वकील आज अपना पक्ष रखेंगे। अठारह मामलों में एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। आज सुबह 11:30 से मामले पर सुनवाई होगी। सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। शाही ईदगाह कमेटी के वकील आज अपना पक्ष रखेंगे। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले से जुड़ी खबर सामने आ रही है। 18 मामलों में एक साथ हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। आज सुबह 11:30 पर मामले पर सुनवाई की जाएगी। सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 18 मामलों में एक साथ हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। आज सुबह 11:30 पर मामले पर सुनवाई की जाएगी। सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर हाईकोर्ट में सुनवाई। प्रयागराज में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक 18 मामलों में एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई की जा रही है। सुबह 11:30 पर इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। वहीं सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर भी हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।
शाही ईदगाह कमेटी के वकील आज रखेंगे अपना पक्ष। प्रयागराज में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज कोर्ट की तरफ से सुनवाई की जाएगी। 18 मामलों में एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुबह 11:30 पर मामले में सुनवाई की जाएगी। सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। 18 मामलों में एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सिविल वाद की पोषणीयता पर जो बिंदु हैं उन पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अभ्यास मैच को मुफ्त में देख सकते हैं क्रिकेट प्रशंसक। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स का आज काना में अभ्यास मैच चल रहा है। STPP लखनऊ पे आप जाकर निशुल्क देख सकते हैं। पंजीकरण कराकर आप देख सकते हैं। शाम 6 बजे शुरू होगा मैच। गेट नंबर 4 से होगी एंट्री। IPL को लेकर LSG ने शुरू की है तैयारी। शाम 6 बजे शुरू होगा मैच। गेट नंबर 4 से एंट्री की जाएगी। IPL को लेकर LSG ने शुरू कर दी है तैयारी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अभ्यास मैच को मुफ्त में देख सकेंगे क्रिकेट के प्रशंसक। लखनऊ सुपर जायंट्स का आज एकाना में अभ्यास मैच है। http://लखनऊ सुपर जायंट्स.in पर पंजीकरण कराकर आप इस मैच को देख सकते हैं। शाम 6 बजे शुरू होगा मैच। गेट नंबर 4 से सभी को एंट्री दी जाएगी। लखनऊ सुपर जायंट्स का आज एकाना में मैच है। अभ्यास मैच के लिए पंजीकरण कराकर आप मैच को देख सकते हैं। शाम 6 बजे शुरू होगा मैच। गेट नंबर 4 से सभी दर्शकों को एंट्री दी जाएगी। IPL को लेकर LSG ने शुरू की है तैयारी। राजधानी लखनऊ में आज सुपर जायंट्स का एकाना स्टेडियम में अभ्यास मैच। http://लखनऊ सुपर जायंट्स.in पर पंजीकरण कराकर आप मैच देख सकते हैं। शाम 6 बजे शुरू होगा मैच। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अभ्यास मैच को देखने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप मैच देख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मेजा तहसील में हड़ताल से जनता परेशान है। परेशानी के बावजूद अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। अधिवक्ताओं ने की SDM मेजा को हटाने की मांग। कई दिनों से तालाबंदी से जनता परेशान। कई दिनों से तालाबंदी से जनता परेशान है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मेजा तहसील में हड़ताल से जनता परेशान है। परेशानी के बावजूद अधिकारी नहीं ले रहे हैं सुध। अधिवक्ताओं ने की है SDM मेजा को हटाने की मांग। कई दिनों से तालाबंदी से जनता परेशान है, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने SDM को हटाने की मांग की है। मेजा तहसील में लगातार हड़ताल से जनता परेशान है। परेशानी के बावजूद अधिकारी जनता की सुध नहीं ले रहे हैं, न कामकाज पर आ रहे हैं। लगातार हड़ताल पर है अधिकारी। अधिवक्ताओं ने SDM मेजा को हटाने की मांग की है।
की मेजा की कहानी बता दें। जो प्रयागराज की मेजा तहसील में है, कई दिनों से हड़ताल चल रहा है। हड़ताल चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो दिक्कतों की सामना करनी पड़ रही है जनता को। जनता आती है, अब आप देखें ये मेजा तहसील है, पूरा सन्नाटा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम खाली, ऐसा लगता नहीं कि तहसील का परिसर है। और वहीं पे कुछ आदमी जो जनता है, जनमानस है, वो आए हैं, देखिए ताला लगा हुआ है, ये न्यायालय कक्ष है और यहाँ ताला झूल रहा है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा ताला ही ताला दिखाई दे रहा है। जो जनता है, जनता कहीं ना कहीं आ रही है, चली जा रही है, ये सोच के आती है कि हम जाएंगे तो हमें कुछ न कुछ आश्वासन मिलेगा, राह मिलेगा और रास्ता मिलेगा, लेकिन न तो यहाँ राह है, न रास्ता है और न तो न्याय है। और हमारे बीच में कुछ आए हुए व्यक्ति हैं जो दूर से आए, उनसे ही बात करते हैं कि क्या समस्या है। दादाजी कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं बसारा से। बसारा से, सीखी बसारा से आए हैं। अच्छा ये बताएं, तहसील में कितने दिन चक्कर काट रहे हैं? जो तहसील का मामला है, 4 महीने से हम लोग यहाँ पे आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अधिकारी नहीं मिलते, कोई नहीं मिलता। अभी तो ताला लगा हुआ है, हड़ताल चल रही है। हड़ताल के कारण आप लोग आते हैं, चले जाते हैं? चले जाते हैं हम लोग, कोई काम नहीं सुनता। भाड़ा लगा के आए, भाड़ा लगाई क्या हुआ, कोस भर पैदल आवा, ऐसा रास्ता हमार सबको, लेकिन यहाँ अधिकारी नहीं मिलते। कोई नहीं अधिकारी यहाँ पे मिलते। देखिए आपसे बता दें, कहीं ना कहीं जनता त्राही कर रही है, अधिकारी तो मौज में है और कहीं ना कहीं जो अधिवक्ता है वो अपनी मांगों लेके खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। उनकी मांग क्या है, ये कोई सुनने वाला नहीं है। सुने तो कुछ निर्णय निकले, लेकिन कौन सुनने वाला है? फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद स्वागत है, रुक कर लेते हैं खबरों का। बरेली से आपको खबर बताते हैं, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद है। युवक को बदमाशों ने गोली मारी है। शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके में गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। सैटेलाइट चौकी से चंद कदम की दूरी पर यह वारदात अंजाम दी गई है। युवक को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पैसे की लेन देन के विवाद में युवक को गोली मारी है बदमाशों ने। आपको बता दें कि पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। बारादरी के पीलीभीत रोड के पास ये पूरी घटना अंजाम दी गई है। आपको बता दें कि बारादरी के पीलीभीत रोड के पास बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी है। पैसे की लेन देन के मामले में युवक को बदमाशों ने गोली मारी है। तो वहीं गोलीकांड की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है और बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। युवक को बदमाशों ने गोली मारी है। आपको बता दें कि पैसे के लेन देन में युवक को गोली मारी गई है। शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके में युवक को गोली मारी गई है। सैटेलाइट चौकी से चंद कदम की दूरी पर इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। पैसे के लेन देन के विवाद में बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। बारादरी के पीलीभीत रोड के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। युवक को बदमाश ने गोली मारी है। शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके में युवक को गोली मारी गई है। सैटेलाइट चौकी से चंद कदम की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। बहराइच के नानपारा कोतवाली से बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वेपन व कारतूस, चाइनीज गोली और रिवाल्वर गायब है। मामले में पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। कोतवाली में एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
कोतवाली में एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बहराइच के नानपारा कोतवाली से बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। वेपन, कारतूस, चाइनीज गोली और रिवाल्वर गायब है कोतवाली से। मामले में पुलिस विभाग में मचा है हड़कंप। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नानपारा कोतवाली से चोरी की घटना सामने आई है। वेपन, कारतूस, चाइनीज गोली और रिवाल्वर गायब होने की सूचना है। मामले में पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोतवाली में एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बहराइच से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर नानपारा कोतवाली से चोरी की घटना सामने आई है। वेपन, कारतूस, चाइनीज गोली गायब है। मामले में पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोतवाली में एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसी बीच जो बदायूं से खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि बदायूं से खबर सामने आ रही है। बदायूं हत्याकांड पर समाजवादी पार्टी ने पोस्ट किया है। बीजेपी यूपी में दंगा फसाद कर चुनाव जीतना चाहती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्ट में लिखा गया, बीजेपी सांप्रदायिक तनाव कर चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया है, जिलों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करवा रही है बीजेपी। इसका परिणाम बदायूं की आज इस घटना से साफ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर तंज कसा गया। भाजपा जनता के असल मुद्दों से हार चुकी है, इसीलिए दंगे फसाद करवा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया, धार्मिक विवाद भाजपा का आखिरी हथियार है। भाजपा के इशारों पर ही कई गुंडे बदमाश खुले घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्ट में लिखा गया, भाजपा के इशारे पर ऐसी वारदातें अंजाम दी जा रही हैं। बदायूं हत्याकांड पर समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्ट किया गया है। बीजेपी यूपी में दंगा फसाद कराकर चुनाव जीतना चाहती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया, बीजेपी सांप्रदायिक तनाव कराकर चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है। जिलों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करवाकर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया, जिसका परिणाम बदायूं की आज की घटना में साफ झलक रहा है। भाजपा जनता के असल मुद्दों से हार चुकी है। धार्मिक विवाद भाजपा का आखिरी हथियार बचा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया। भाजपा के इशारे पर कई गुंडे बदमाश खुले में घूम रहे हैं। भाजपा के इशारे पर ही ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया। बदायूं हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अपने एक पोस्ट में लिखा है कि बीजेपी यूपी में दंगा फसाद कराकर चुनाव जीतना चाहती है। सांप्रदायिक तनाव कर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। आपको बता दें, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। फतेहपुर से खबर आपको बता रहा है, जहां पर प्रधानाध्यापिका की करतूत का वीडियो वायरल हुआ है। पढ़ाने के बजाय स्कूल में पैर दबा रही थी टीचर। प्रधानाध्यापिका रसोइयों से मालिश करवाने का वीडियो वायरल हुआ। दो रसोइया प्रधानाध्यापक की सेवा कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्कूल के एमडीएम में भी हो रही है भारी बंदरबाट।
बीएसए पंकज यादव ने सख्त कार्रवाई की कही है बात। जिले के हसवा के कंपोजिट विद्यालय का ये पूरा मामला है। हसवा के कंपोजिट विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां पर प्रधानाध्यापक रसोइयों से अपनी सेवा करते हुए वीडियो में नजर आ रही हैं। पैर दबाते हुए प्रधानाध्यापक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद बीएसए ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश की बात कही है। बीएसए की तरफ से कहा गया है कि टीचर पर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानाध्यापक की जो करतूत है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्कूल में खाना बनवाने की बजाय रसोइयों से पैर दबाते हुए दिखाई दे रही है प्रधानाध्यापक, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने कार्रवाई की बात कही है। टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रसोइयों से प्रधानाध्यापक अपने पैर दबवा रही हैं, मालिश करवा रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने कार्रवाई की बात कही है। ये वीडियो कंपोजिट विद्यालय का बताया जा रहा है। जिले के हसवा कंपोजिट विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां पर प्रधानाध्यापक रसोइयों से मालिश करवाते हुए वीडियो में दिखाई दे रही हैं। 2 रसोइयों से अपनी सेवा करवाते हुए प्रधानाध्यापक दिखाई दे रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन लिया गया। इसी बीच बदायूं से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बदायूं से इस वक्त खबर सामने आ रही है। दोनों नाबालिग बच्चों के शव घर पर पहुंचे हैं। पोस्टमार्टम के बाद बच्चों के शव घर पर पहुंचे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। आईजी राकेश सिंह लगातार मामले पर नजर बनाए हुए हैं। दोनों नाबालिग बच्चों के शव को घर पर लाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों बच्चों के शव को घर पर लाया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। आईजी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। खून से लथपथ अभी वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल कितना ज़्यादा दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते हुए पहुंची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाब में जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सर ये एक इकलौता आरोपी था? इकलौता आरोपी था, वो खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने, हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून से व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है, फिर मुझे उसको पीछा किया। तो घटना के पीछे क्या कारण था पता चला? घटना के पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं। घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह विवाद है, इस बारे में बातचीत हो रही, क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज्यादा बात नहीं हो पा रही, जैसा वो आगे बातचीत होगी।
अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर ARTO प्रवर्तन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही से लगातार हो रहे सड़क हादसे। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली और ओवरलोड वाहन बन रहे हैं हमराज। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। बदायूं मार्ग पर ग्राम गोटिया के पास ये सड़क हादसा हुआ है, जहां पर बाइक सवार 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ARTO की लापरवाही सामने आई है। ट्रैक्टर ट्राली और ओवरलोड वाहन लगातार सड़कों पर चल रहे हैं। ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई है। बदायूं मार्ग पर ग्राम गोटिया के पास ये सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे का शिकार हुए 2 लोगों की मौत हो गई है। बदायूं मार्ग पर ग्राम गोटिया के पास सड़क हादसे का शिकार हुए 2 लोगों की मौत हो गई है। फर्रुखाबाद में ARTO प्रवर्तन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ट्रैक्टर ट्रॉली और ओवरलोड वाहन बन रहे हैं यमराज। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई है। बदायूं मार्ग पर ग्राम गोटिया के पास सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई है। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ARTO प्रवर्तन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ट्रैक्टर ट्राली और ओवरलोड वाहन लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई है। बदायूं मार्ग पर ग्राम गोटिया के पास ये सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 2 बाइक सवार लोगों की मौत हुई। आज दिनांक 19/3/2024 को शाम को थाना राजेपुर के ग्राम गोटिया तिराहे पे दुर्घटना की सूचना मिली। तत्काल थाना प्रभारी राजेपुर मौके पे अपनी टीम के साथ पहुंचे एवं घायलों को तुरंत सरकारी अस्पताल भिजवाए, जहां पे चिकित्सक द्वारा इलाज के दौरान उनको मृत घोषित किया गया और उनको परिजन भी मौजूद हैं, उनको मोर्चरी में रखाया गया है। तहरीर प्राप्त करके विधिक कार्रवाई पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है। मौके पर एक्सीडेंट के बाद भाग रहे ट्रैक्टर ट्राली को स्थानीय पब्लिक द्वारा सूचना दिया गया, जिस पे PRB द्वारा पीछा करके ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में ले लिया गया है। नहीं होगा लगभग बोले दो ये दोनों का नाम मतलब बता सही से क्लियर जो कागज में हो कि जो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को सफलता मिली है। अवैध रंगीन कचरी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। 106 बोरे रंगीन कचरी जब्त की गई है। 4 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। मोहनकुटी इलाके में चल रही थी बिना लाइसेंस की ये फैक्ट्री। अवैध रंगीन कचरी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। 106 बोरे रंगीन कचरी जब्त की गई है। 4 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। मोहनकुटी इलाके में चल रही थी बिना लाइसेंस के फैक्ट्री। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। अवैध रंगीन कचरी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश खाद्य विभाग की तरफ से किया गया है। 106 बोरे रंगीन कचरी जब्त कर 4 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। मोहनकुटी इलाके में चल रही थी अवैध फैक्ट्री।
बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अवैध रंगीन कचरी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान 106 बोरे रंगीन कचरी जब्त कर जांच के लिए 4 सैंपल भेजे गए हैं। मोहनकुटी इलाके में चल रही बिना लाइसेंस की फैक्ट्री में छापेमारी की कार्रवाई खाद्य विभाग की तरफ से की गई है। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान 106 बोरे रंगीन कचरी बरामद कर 4 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर त्योहारों को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। स्थानीय पुलिस की सक्रियता से मिली है कामयाबी। आबकारी विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। कच्ची शराब का जखीरा बरामद किया गया है। कच्ची शराब बनाने वालों पर कार्यवाही। 200 क्विंटल कच्ची शराब की गई है नष्ट। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। डलमऊ के जोहवान नाटकी गांव का ये पूरा मामला है। दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। डलमऊ के जोहवा नाटकी गांव का ये पूरा मामला। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर त्योहारों को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। स्थानीय पुलिस की सक्रियता से मिली है कामयाबी। आबकारी विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। कच्ची शराब का जखीरा बरामद किया गया है। प्रशासन की तरफ से आबकारी विभाग की टीम ने कच्ची शराब का जखीरा बरामद किया है। 200 क्विंटल कच्ची शराब को नष्ट किया गया है। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान 200 क्विंटल शराब को नष्ट किया गया है। 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। डलमऊ के जोहवा नाटकी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कच्ची शराब का जखीरा बरामद किया गया है। आबकारी विभाग की टीम की तरफ से कच्ची शराब बनाने वालों पर कार्यवाही। खबर कायमगंज से है, जहां पर होली त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग फर्रुखाबाद द्वारा अचानक छापेमारी की कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थों के 13 नमूने संग्रहित किए गए और 50 किलोग्राम रंगीन कच्ची को सीज किया गया है। 20 किलोग्राम छेना रसगुल्ला नष्ट कराया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ की आयुक्त और जिला अधिकारी के आदेश के अनुपालन में आगामी होली त्योहार के दौरान मिलावट पर प्रभावी रोकथाम के लिए छापेमारी की कार्रवाई की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।